नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th का अध्याय मूल निवासियों का विस्थापन। क्या क्या वजह रही कि मूल निवासियों को, जो उस स्थान के मूल निवासी थे, उनको अपने उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ा, इसके बारे में हम अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे विशेष रूप से। विषय 8 में हमने दक्षिण अफ्रीका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी, उसके बारे में पढ़ा था। और 18वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे थे। अप्रवासी मतलब जो एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे देश में आते हैं, जहां आते हैं वहां अप्रवासी, जहां से जाते हैं वहां के लिए उत्प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया गया। यूरोपीय लोगों को ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्ती को कॉलोनी कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय मातृ देश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग, इनमें भी कुछ देशों में आ बसे। आज से यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या अब कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था। और यह भी कि कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से जाने जाते हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वालानगान और परामता, ये वहाँ के नाम हैं। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पुस्तकों में यह बताया गया था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बाशिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने के कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। जो यूरोप से लोग आए थे उनके प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था, मतलब जैसे वो उनके दुश्मन है। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानववादियों ने उन पर अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और बहुत बाद में 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए प्रेरित किया गया था। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखी गई इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देशी कला की दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालयों को भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा इसमें यूरोपीय साम्राज्यवाद। यूरोपीय साम्राज्यवाद किस तरीके का था, यूरोप में कैसे साम्राज्यवाद था। ठीक है, साम्राज्यवाद मतलब किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर रूप पे अपना कोई दूसरा देश आकर के कब्जा जमा लेता है, साम्राज्यवाद होता है। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्यवाद का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ, जब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था। आयरलैंड भी इंग्लैंड का ही उपनिवेश था क्योंकि वहां बसे हुए ज्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी में यह बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन
जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने राजनीतिक सत्ता का रूप अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दे आए तो थे व्यापार करने के उद्देश्य से, कि भारत में भी अंग्रेज लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारी शासन व्यवस्था पर, हमारी सारी चीज़ों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और हमें बना लिया अपना गुलाम। स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, मतलब आसानी से व्यापार हो सके तो इसके लिए उन्होंने रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता किया। सेटलर, आबादकार शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या? सेटलर शब्द। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशों के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए सेटलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहां फ्रांसीसी भी एक भाषा है। नई दुनिया के देशों को यूरोपवासियों द्वारा दिए गए नाम। ठीक है, नई दुनिया के जो देश थे यूरोपवासियों ने उन्हें क्या क्या नाम दिए। देखिए, अमेरिका पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी 1451 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छापने के बाद अमेरिका शब्द प्रयुक्त हुआ था। कनाडा से निकला है। कनाडा शब्द जो है वो किससे निकला है? कनाडा से निकला है। 1935 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्विस की भाषा में कनाडा का मतलब है गांव और कनाडा से ही बना है कनाडा। देखिए, पता चल रहा है अमेरिका का नाम किस तरीके से पड़ा, कब पढ़ना शुरू हुआ। कनाडा का नाम कनाडा से मिला है ना, कि खोज 1535 में हुई थी। और यूरोक्योक्राइस की भाषा में क्याटा का मतलब होता है गांव। ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम। लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। ठीक है, इसको आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। चाहे तो अपनी कॉपी में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लातिनी में इसको ऑस्ट्रल कहते हैं और हम नाम पड़ गया फिर इसका ऑस्ट्रेलिया। अब न्यूजीलैंड है। देखिए, न्यूजीलैंड की बात देखते हैं। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तासमान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1662 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डच भाषा में समुद्र को क्या कहते हैं? जी कहते हैं। ज्योग्राफिकल डिक्शनरी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज़्यादा नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका पे आ जाते हैं हम। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर के कर्क वृत्त रेखा तक है। देखिए, उत्तर ध्रुव से कर्क वृत्त रेखा तक है और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अर्जेंटीना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सिएरा नेवाडा पर्वत है। पूरब में ग्रेट विस्तृत मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और
अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनाडा का 40% इलाका जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई मतलब मक्का, फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कहाँ का है? कनाडा का है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के आप्रवासियों के हाथों में हुआ है। लेकिन यूरोपवासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे हैं। अब मूल निवासी कौन होते हैं? देखिए मूल निवासी क्या है, एक मिनट, हाँ यहाँ पढ़ लेते हैं हम एक बार। नेटिव, मूल बाशिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब हर जगह इस्तेमाल होने लगा है। यह हमें नेटिव या मूल बाशिंदों का मतलब भी पता चल गया है। चलिए, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बोरिंग स्टेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानवकृति एक तीर की नोक मिली थी जो 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हो गई और आज आबादी इतनी बढ़ गई है कि धरती पर रहने के लिए जगह भी कम पड़ रही है ना। भारत जो है दूसरे नंबर पर आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। अमेरिका की पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का नाम दिया। इससे ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज्यादा ज़बानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियाँ सहस्राब्दियों तक कायम रही, 100 वर्षों तक कायम रही। विलियम मैकलिश अमेरिका से पहले का दिन है ये, उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये लोग कौन? मूल निवासी। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश थी जो घास के मैदान में घूमते थे। यह 17वीं सदी से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने कि उन्हें भोजन के लिए जरूरत पड़ती थी। देखिए मनुष्य पहले खाना बदोश था, जो भी उसको मिलता था सब खाता रहता था वो, है ना। उन्होंने अपने पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन नहीं करते थे। उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती है, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं था।
वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से ही संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के ब्यौरे में तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजों को पढ़ते थे। अब यूरोपियनों से मुकाबला। दुनिया के मूल बाशिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द इनका एबोरिजाइन, इसको नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एबोरिजाइन कहते हैं, और लैटिन में एब का मतलब है से और ओरिजिन का शुरुआत। ठीक है, तो ये बन गया पूरा एबोरिजाइन, तो से और शुरुआत। एबोरिजिनल एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन, अमेरिंडियन, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरेबियन के मूल निवासी, फर्स्ट नेशंस पीपल, मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1876 के इंडियन एक्ट में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक में नेशंस शब्द प्रयुक्त होने लगा था। इंडिजीनियस पीपल, ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं, वो इंडिजीनियस पीपल कहा जाता है। नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग, यह पद अब बहु प्रचलित है, नेटिव अमेरिकन। रेड इंडियन, गेहुए वर्ण के लोग, गेहुए कलर के लोग, जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। ठीक है, यह है विस्कॉन्सिन के विनेबागो कबीले की एक महिला है। देखिए ये रही फोटो। 1960 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए थे, भेज दिए गए थे, उनको यहाँ से भेज दिया गया था। ठीक है, अच्छा ये बॉक्स में हम देख लेते हैं, ये साइड में क्या दिया हुआ है। होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। तो होपी कौन है? कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं होपी। प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले इन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए थे। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉविन की स्टाडोर दिखाई पड़े, जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा कि ये वही है जिनका इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज पकड़ा दी और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है और इसी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। ठीक है, ये कैसी कैसी बातें मतलब
प्रचलित होती रहती थी। 17वीं सदी में 2 महीनों के कठिन समुद्री अभियान के बाद, समुद्र में 2 महीनों का अभियान चला था, और इसके बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी से भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, वे लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देशी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देशी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। उनका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य कबीलों में उपलब्ध नहीं होते थे। स्थानीय उत्पादों के बदले वे यूरोपीय लोग वहां के बाशिंदों की कंबल, लोहे के बर्तन, जिसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में, और तीर धनुष की अच्छी पूरक साबित हुई, और शराब देते थे। वहाँ के बाशिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं हुआ था, वे जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए थे, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तों में सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण कर ली। ठीक है, उनको शराब की डाल दी और इनसे तंबाकू की आदत ग्रहण कर ली। क्यूबेक क्या है? क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेश। 1947 में जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा, और 1534 जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यात्रा की और मूल बाशिंदों से मिला। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की थी। किसने की थी? फ्रांसीसियों ने की थी। अमेरिकी उपनिवेश 1507 अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित हुई, और 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। ब्रिटिश लोगों ने की थी। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ मैसाचुसेट्स में इसकी खोज की थी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पारस्परिक धारणाएं। क्या धारणा थी एक दूसरे के बारे में लोगों की? 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जियां जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था उदात्त, उत्तम जंगली, द नोबेल सेवेज। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी की कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है कि वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते थे, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम थे। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति की भावना अत्यंत सीमित होती है। ठीक है, वुडवर्थ की। अब यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे, जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया गया है। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफ़ी भिन्न है। यह सच है कि गोरे लोग जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते, जिनकी भाषा भी वे नहीं समझते थे, उनकी संगत में रहने पर भी वे काफ़ी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियां वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी
उन्हीं की तरह अल्पभाषित हो जाता है। ये इंडियंस पर अपनों के बीच होते हैं। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं, जो गोरों की नकल उतारकर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वहीं गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओत प्रोत कर चुके हैं, तो गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इनका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। ठीक है, तो जो ये अंग्रेज लोग होते हैं ये तो वैसे भी इंडियंस को पसंद नहीं करते थे, है ना, निगरों को, मतलब अपने आप को, ये गोरे लोग ये अपने आप को ज़्यादा अच्छा ऊंचा समझते थे। मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिसे उन्हें काफ़ी मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ ही नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था, जरा भी ज्ञान नहीं था कि कहीं पर ऐसा कुछ बाजार भी होता होगा। उनके लिए तो यह सब एक पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्बिलावों को हलाल कर दिया था और मूल बाशिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो कि व्यापारी थे, इनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी में यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाईयत से भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने के कैथोलिक उनमें से बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका से चले गए। जब तक वहां खाली जमीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे अंदर मूल निवासियों के गांव की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते थे तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना से कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते, ना कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग बेचारे जो मूल निवासी थे ये अपने ज़मीन पर हक नहीं जताते थे कि हम उस पर कब्जा कर लें या ज़मीन के हम मालिक बन जाएं। ठीक है, और सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही चीज़ें उगाते थे, इसीलिए इनको ये असभ्य माने। जेफरसन की निगाह में ये असभ्य थे। एक हम इधर देख लेते हैं क्या दिया हुआ इन्होंने साइड में। संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में लोक कथाएं क्या होती है? जो लोक कथाएं कहानियां बना देते हैं, लोक कथाएं होती है वो। लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था, लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थे इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफी बाद में जाकर समझ पाए थे। इधर भी है कुछ? नहीं, इधर कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा के बारे में है।
1701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ। क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय 1763 में हुई। क्यूबेक एक्ट 1774 में आया और 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट आया। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक है, किसने दी थी? ब्रिटेन ने। और 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम सौंपा था। ये आ गया हमारा मैप। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में ही वजूद में आए थे। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया, काफ़ी वृद्धि की उन्होंने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना परचेज और रूस अलास्का में जमीन खरीदी तथा साथ ही उसने युद्ध में भी जमीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि इन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रही और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। अब कनाडा है, कनाडा में अच्छा उसी का ही आधा हिस्सा ये 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ था। 1840 में उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन बनी थी और 1859 में कनाडा गोल्ड रश। 1867 कनाडा में महासंघ की स्थापना हुई थी, महासंघ हुआ था। 1869 से 85 में कनाडा में मैटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह किया गया था। किसने किया था? कनाडा में मैटिसो ने किया था रेड रिवर विद्रोह। 1876 में कनाडा इंडियंस एक्ट आया। 1885 में पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव हुआ। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका पे आते हैं। 1803 में फ्रांस में लुइसियाना की खरीद की। 1825 से 58 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंच गए। 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला आया। 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश। 1861 से 65 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। 1865 से 90 में अमेरिकी इंडियन युद्ध हुआ, अमेरिका और अमेरिकी इंडियन। 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे स्थापित हुई। 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का प्राय उन्मूलन हुआ और 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हो गया। ठीक है। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आए। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे से जमीन के मालिक बनना चाहते थे। जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। सॉरी, वो गलत लाइन पड़ी गई थी। और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे आप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चरागाहों में काम करना अच्छा लगता था। किनको? पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चरागाह में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाते थे और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए वहाँ ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार भी किए।
ये देखिए, है ना। 1873 में कंटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए थे। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफी गर्म थी और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे थे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापारों पर तो रोक लगाई गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। दास मतलब गुलाम बने रहे। काम कराने के लिए इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी, खरीदा जाता था, बेचा जाता था। इन लोगों को बेचा जाता था, मनुष्यों को दास के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों में जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच गृह युद्ध हो गया। दासता विरोधियों की जीत हुई। जो दासता का विरोध करते थे उनकी जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों तथा ट्रेन बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त की गई थी, है ना। साउथ अफ्रीका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था अपने स्वतंत्रता वाले चैप्टर में। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी, जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वहाँ फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करने की इस समस्या का हल निकल पाया। अपनी जमीन से मूल बाशिंदों की बेदखली, किस तरीके से मूल निवासियों को वहां से बेदखल किया गया, हटाया गया। तो देखिए, जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री की, समझौते पर दस्तखत करने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटाने के लिए प्रेरित तथा बाध्य किया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों या संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी शब्द इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिकियों ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीन ले ली है या पैसा देने के मामले में वायदा खिलाफी की है। उच्च अधिकारी भी मूल बाशिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। जहां जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है कि जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, जहां के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात यह है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने का सबसे ज़्यादा कोशिश की थी और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। देखिए, उनकी भाषा भी सीखने की कोशिश की, लेकिन उनको फिर भी नागरिक अधिकार नहीं दिए गए क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते थे। 1832 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वतंत्राधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में प्रभुसत्ता संपन्न है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया। उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए बेचारे, है ना। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे चूंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसलिए उनके कब्जे में रहनी ही नहीं चाहिए। ये उनका तर्क था। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, जिसका मतलब था यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने में, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुल मिलाकर उनका कहना था कि वे मर खपने लायक ही हैं। खेती की जमीन निकलने के लिए प्रेयरी साफ करने की सफाई की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ मनुष्य लुप्त हो जाएगा। ठीक है, जानवरों को, क्योंकि ये तो एक चक्र है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और अगर कोई किसी को खत्म करने की कोशिश करेगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे जंगलों में देखो, जंगलों को कितने बड़े लेवल पर काटा जा रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ गई थी, कोविड फैल गया था। इसीलिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए थे। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी जमीन दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें बेदखल होना पड़ता था। जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल खनिज जैसे होने का पता चलता था, प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे। बताओ, छोटे इलाकों में भी कैद कर दिया था उनको, है ना, जिन्हें रिजर्वेशन आरक्षण कहा जाता था। वे प्राय ऐसी जमीन होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता ही नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी हो। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मैटिसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली थी, लेकिन बिना लड़े हार नहीं मानी, है ना। अब ये क्या है, मानव शास्त्र, इसको पढ़ लेते हैं पहले। यह महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक में उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, इसकी शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये है इस बॉक्स में। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया कि आप आकाश को भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हो। यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हो। धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगलों में पसरा हुआ कोहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा, मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ
रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है, रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा एक महान मुखिया, ग्रेट चीफ, जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है तो वह हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है, वह हमारे लिए कई जगह मुकर्रर कर देंगे, कई जगह मुकर्रर कर देंगे, अवेलेबल करा देंगे हमें, ताकि हम आराम से रह सकें। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे, इसलिए हम इस ज़मीन को खरीदने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन यह आसान ना होगा, क्योंकि यह ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दें तो आपको यह याद रखना होगा कि वह पवित्र है, और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है, और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज़ है। देखा मूल निवासियों की बात। अगला पॉइंट है हमारा गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। सोने के कुछ चिन्ह मिले जिसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह एक आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की मदद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ था यूएसए में, और कनाडा की रेलवे का 1885 में। एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब आप्रवासी था, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था। अच्छा, इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। हाँ, मूल निवासियों का घर देखो, घर है ये। 1862 में पुरातात्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच ले जाकर व्योमिंग के एक संग्रहालय में रखा है। अब देखो, उनके बेचारों के घर भी संग्रहालय में रख दिए, कहाँ वो रहेंगे, है ना। पर ये है कि हाँ, कैसे घरों में लोग रहते थे, ये सारी चीज़ें उसमें दिखा दी हैं। उद्योग भूस्वामियों में से एक था। कहा, पुराने राष्ट्र घोगे की जाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की एक खास समय में होने के पीछे कारण यह भी था कि छोटे खेतीहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे को साज सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर ही औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र विकसित हुआ। 1860 में 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गया, अमेरिका। ठीक है, बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन किया जा चुका था, खत्म किया जा चुका था उनको, और इस तरह शिकार वाली वह दिनचर्या भी समाप्त हो गई। भाई, भैंसें खत्म हो गई, जिनका शिकार करते थे, तो वो दिनचर्या भी खत्म हो गई, जिसे मूल बाशिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीप विस्तार जो था वो पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं था, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर
रहा था। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। संवैधानिक अधिकार है, देखिए कब किसको कौन कौन से अधिकार दिए गए, इसमें हम इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। आबादकारों ने 1870 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वह पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ थी। खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बन चुकी थी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्यों को ही नहीं दी गई थी, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डैनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने वाले कौन थे? फ्रांस में थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के रूप में किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। बदलाव की लहर, देखिए बदलाव की लहर क्या है? 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना जरूरी नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1922 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मैरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया था। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी। उन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही नागरिकता के लाभों से भी वंचित किया जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतकारी कानून को जन्म दिया, 1934 का इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। इससे पहले नहीं था। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्यधारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन मूल बाशिंदे ऐसा नहीं करना चाहते थे। 1954 में उनके मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में भी हुई। 1869 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगा। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया, परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने में अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की और खास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि की भी दावेदारी की। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे
नहीं कर सकते थे। अब ये है, देखिए बॉक्स दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं हम। ब्रिटिश राज्य के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इन पर कर लगाए गए, इन्हें बराबर नहीं माना गया था। जो ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय रहते थे उस दौरान तर्क यह दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, असमान माना गया है। तर्क दिया गया कि ये पिछड़े हुए आदि मानव है जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, भविष्य के बारे में ना ज़्यादा सोचते थे ना बचत करते थे, और उनके पास शहर नहीं थे। व्यक्तिगत, अच्छा इसके बाद है अगला, अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित, बराबर इनको भी नहीं माना जाता था। तर्क, दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। काले लोग निकृष्ट है, देखिए क्या सोच है इनकी, काले लोग निकृष्ट है, तभी तो संघर्ष हुआ था, वरना मानव मानव एक समान। ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिन्हें एबॉरिजिनीज कहते हैं, यह कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए, संभवतः उससे भी पहले वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भूसेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती सदियों स्वप्नकाल कही जाती थी। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर बहुत धुंधला ही था। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 तक समुदाय थे। 350 तक समुदाय थे इनके। हर समुदाय की अपनी भाषा थी, जिनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है। देशी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है, इसे टॉरस स्ट्रेस टापुवासी कहते हैं। एबोरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुंचे थे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना, 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 में तास्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया, तास्मान के नाम पर ही। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचता है, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, सिडनी की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इनकी शुरुआत 300 साल पहले ही हुई है। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उनके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण है, लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, हवाई में ऑस्ट्रेलिया में नहीं की थी हत्या, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से उलट गया। जैसा कि प्राय होता आया है, इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब सिडनी के इलाके का एक वर्णन है, देखिए सिडनी का इलाका भी देख लेते हैं क्या है इसमें। ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया था। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा।
तो दारुक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। उनके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। वे नवागंतुक बिना वजह पेड़ों को काटते जाते। यह बिना वजह इसलिए जान पड़ता था कि उन्हें ना डोंगी बनानी थी, ना जंगली शहद इकट्ठा करना था और ना ही जानवर पकड़ने थे, लेकिन बस वो जंगलों को काट ही रहे थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया, मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पक्का कर दिया गया, जमीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत सारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई। पहले पहल उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। संभवतः उन्होंने सोचा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और यह एक खतरनाक धंधा होगा जिससे उन्हें पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दारुक उन बस्तियों से बचकर रहने लगे और राजकीय अपहरण ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र रास्ता था। पूरे राज्य का ही अपहरण करके उनको वापस लाया जाए, ये राजकीय अपहरण होता है। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बाशिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी जमीनें खोने के चलते और आबादकारों के साथ जुड़ी लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बाशिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद किया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू हो गए थे। ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और उनके कारावास पूरा करने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई। अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए ली गई जमीन से मूल निवासियों को निकाल बाहर करने में कोई झिझक ही नहीं दिखलाई। ऑस्ट्रेलिया का विकास देखिए, 1850 में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिला। 1851 में चीनी कुलियों का आप्रवास हुआ। 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया। 1851 से 61 में गोल्ड रश और 1901 में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ। 1911 में कैनबरा राजधानी बनाई गई ऑस्ट्रेलिया की। 1948 से 75 में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि और काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की। तब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी। तब उसके लिए वूल व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है जिसका अर्थ है सभा स्थल। ठीक है, कैनबरा शब्द जो है वो कैनबरा से बना है जिसका अर्थ है सभा स्थल, ऐसी जगह जहाँ पर सभा की जाती है। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालातों में खेतों में काम करते थे। उनका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ, लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मे घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में यह भय घर कर गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने यह नीति अपनाई। बदलाव की लहर 1968 में एक मानवशास्त्री W.H. स्टैनर
स्टैनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक में उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी उन निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जाग चुकी थी। उन्होंने मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदायों के रूप में, प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प और कौशल का विशाल भंडार था। वह भंडार सराहने, आदर तथा अभिलेखन के योग्य था। इन सब की तरह से वह जरूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाइट वारंट द टोल्ड में सामने रखा। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढर्रे की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना की गई। कला दीर्घाओं, आर्ट गैलरीज में देशी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। देसी संस्कृति को समझने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहासकारों को लिखना शुरू किया है। यह सब कुछ अद्भुत प्रयास है। यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृति की अनदेखी बदस्तूर जारी रहती तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ विस्मृति की गर्त में जा चुका होता। 1974 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के आप्रवासियों की भांति की संस्कृतियों को समान आदर किया है। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठक में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहती थी। इसका मतलब था कि जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी यूरोपीय बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का जमीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसका आदर किया जाना चाहिए। दो पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। हम ये बॉक्स देख लेते हैं। 1974 में गैर ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा किया गया। एशियाई आप्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त दी गई। 1992 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा माबो केस में टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 के पहले से जमीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता दी गई। 1995 में आदिवासी और मार्टस स्टेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच के आदेश दिए गए। 1999 में 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई को मनाया जाता है। ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट, और संक्षेप में प्रश्नोत्तर हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक बच्चों आप देखते रहिए अपना चैनल कलावर्ग और करते रहिए इसको लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब। थैंक यू प्यारे बच्चों।